स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करेंगे एमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट का टॉपिक नॉलेज मैनेजमेंट। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल पे विजिट जरूर करिए। प्लेलिस्ट देखिए, सारी प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर कराए गए हैं वो सारे पेपर देखिए अपने एचटेट के लिए, अपने HPSC PGT स्क्रीनिंग के लिए। इसमें एचटेट के पिछले 10 साल के पेपर कराए गए हैं। अगर डिटेल में वो देखने तो उसके लिए भी अलग अलग वीडियोस हैं। 10 के 10 एक वीडियो में देखने तो उसके लिए भी अलग वीडियो है। ठीक है, जो 2023 में हुआ अपना HPSC का पेपर, EMRS का पेपर और जो हुआ NVS के पेपर, ठीक है, 15-16 दिसंबर के 2022 से 23 के पेपर है। ये रिसेंट वाले पेपर जरूर देखिए। इसके अलावा DSSS के पेपर भी कराए गए हैं। 2018 के हैं, दोनों मेल फीमेल। 2021 में 21 का मेल का करवाया गया है। ठीक है, UGC नेट का 2017 का पेपर कराया गया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी देखिए। आज हम देख रहे हैं नॉलेज मैनेजमेंट। इसके पहले 5 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं: BPR, TQM, क्वालिटी सर्कल, बेंचमार्किंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और आज लास्ट अपना ये नॉलेज मैनेजमेंट। इसके बाद एक रह जाएगा बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ISO। नॉलेज मैनेजमेंट, पीटर ड्रकर को क्या कहा गया है? नॉलेज मैनेजमेंट का जनक कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है कि ये वाली कॉन्सेप्ट जो वो किसने दी। ज्ञान पर देखिए, नॉलेज के मैनेजमेंट करना। पीछे हमने क्या करा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक वो मैनेजमेंट है जिसमें स्ट्रैटेजी बना बना के काम किया। ये वाली ये मैनेजमेंट किसकी करें? नॉलेज की। नॉलेज किसकी? जितने भी एम्प्लॉयज़ है ना, जिनके पास, यानी कि एक तरह से इसमें आप वो कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज के बेस पे जितना जो कुछ सीखा उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाएगा, ताकि जो दूसरे हैं वो इस चीज़ से सीख लेके आगे बढ़ सके। यानी कि गलतियों के दोहराव को रोका गया है नॉलेज मैनेजमेंट में। ठीक है, नॉलेज को मैनेज किया जाता है यहाँ पे। ज्ञान प्रबंधन, किसी संगठन के ज्ञान को बनाने, पहचानने और प्रबंधित करने, यानी कि मैनेज करने, और कर्मचारी और टीमों के द्वारा प्रभावी और कुशल उपयोग के लिए इसे स्ट्रक्चरिंग यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाता है, संरचित कर दिया जाता है। ये वाली वो प्रोसेस है। ठीक है, ज्ञान प्रबंधन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी संगठन के ज्ञान को बनाने, पहचानने, प्रबंधित करने और कर्मचारियों व टीमों के द्वारा प्रभावी और कुशल उपयोग के लिए इसे संरचित करने की प्रक्रिया है। ज्ञान प्रबंधन से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जो उचित ज्ञान को उचित स्थान पर उचित समय पर उपलब्ध कराने से संबंधित है। यानी कि एक डिपार्टमेंट ने एक चीज़ से कुछ सीखा है, कुछ गलती करी और वहाँ से उन्होंने ये डिसाइड करा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाता है, उसको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है उस वाली चीज़ को, तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले सेम अगर प्रोसेस कर रहे हैं, सेम चीज़ करें, तो वो गलतियां नहीं करेंगे। वो वहाँ से सीख सकते हैं कि नहीं, ये वाली चीज़ करने से ऐसे ऐसे गलती हो सकती है, तो वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। गलतियों के दोहराव को रोकता है नॉलेज मैनेजमेंट। किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? उस संगठन से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान और कौशल। संगठन के प्रदर्शन का स्तर, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, किस पे डिपेंड करता है? उसमें काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के प्रभावशाली प्रदर्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, रिसोर्सेज जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर ये सारी मैनेजमेंट है। 1990 के दशक में विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में लाभ जो है उनकी ज्ञान संपत्ति के कारण प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान संपत्ति में क्या था? उनके कर्मचारियों का कौशल था, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ के स्किल्स थे, ग्राहक संबंध थे, कस्टमर के साथ उनका रिलेशन ऐसा इतना अच्छा था जो उन्हें कंपटीशन से पार करा के ले गया। और इनोवेशन, जो हमारे अभिनव प्रयास होते हैं, है ना, नवाचार प्रयास, यानी कि अनुसंधान वगैरह, वो सारे इसमें सम्मिलित थे। व्यवसाय में प्राप्त इस श्रेष्ठता के आधार पर दूसरी कंपनियों ने भी इस ट्रेंड का अनुसरण किया, जिससे KM यानी कि हमारी नॉलेज मैनेजमेंट व्यवसाय के एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में उभरा। देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो 7 स्टेप्स की है। सबसे पहले ज्ञान की खोज की जाती है, डिस्कवर किया जाता है नॉलेज को। ज्ञान निर्माण या ज्ञान की खोज एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अनकहे या गर्भित ज्ञान को स्पष्ट प्रकट ज्ञान के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें ऐसे अवसरों को तलाशने का प्रयास किया जाता है जिससे नवीन ज्ञान को उत्पन्न किया जा सके। इनोवेशन आगे इसके अंदर टीम के सदस्यों द्वारा या तो आकस्मिक रूप से ज्ञान की खोज की जा सकती है या फिर जानबूझकर ज्ञान की खोज की जा सकती है।
ज्ञान की पहचान की जाएगी कि हाँ जो भी ऐसी बातें जिसमें वजन है अब उनकी पहचान की जाएगी। आइडेंटिफाइंग नॉलेज, अगला कदम उस ज्ञान की पहचान करना है जहाँ टीम को दो बातें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पहली तो ये कि ये वास्तव में अद्वितीय ज्ञान है जो संगठन में पहले से अप्रमाणित है, यानी कि इनोवेशन से अगर आया सामने कि ये एक ऐसा अद्वितीय ज्ञान है जो पहले, ये ऐसी बात है जो पहले नहीं पता थी संगठन को। दूसरा, ये संगठन को अपने अंतिम उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है, भले ये छोटा सा योगदान हो। ठीक है, दो बातें क्या है कि ये जो ज्ञान ढूंढा गया है वो अद्वितीय है, पहले किसी ने नहीं ढूंढा, और दूसरा संगठन के हित में है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंटाइजेशन कर देंगे इस ज्ञान का दस्तावेजीकरण कर देंगे, डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज। अगला महत्वपूर्ण ज्ञान को उसके सबसे सटीक रूप में दस्तावेजीकरण करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सफल बिक्री रणनीति का दस्तावेजीकरण करते समय हर कदम और ग्राहक की केस स्टडी का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए कि जब हमने फला चीज़ की सेल करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई थी तो हमने ये स्टेप उठाए थे, और इसमें इस तरह से जो कस्टमर की केस स्टडी की गई थी ये बातें हमारे सामने आई। ये सारा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रख दिया जाएगा लिख के। अब चिन्हित किया जाएगा नए ज्ञान को, फ्लैगिंग न्यू नॉलेज। नए ज्ञान को चिन्हित करने के लिए टीम के जो लीडर्स हैं राइट चेन कमांड का उपयोग करते हैं। कई संगठन या कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन अनेक बैठकें की मीटिंग आयोजित करती हैं जहां जो ये नया ज्ञान चुना गया है, जो नई बात सामने आई है, नई खोज है, उसको उचित श्रेय के साथ कि फला बंदे को श्रेय जाता है ये वाला, पूरी कंपनी के साथ अब साझा किया जाएगा। इससे क्या होएगा, इससे ना इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, दूसरे कर्मचारियों द्वारा भी नए ज्ञान की खोज को बढ़ावा मिलता है। नंबर 5 स्टेप है, यहाँ पे ज्ञान को व्यवस्थित किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग नॉलेज। एक बार जब ज्ञान सफलतापूर्वक खोजने के बाद स्वीकृत कर लिया जाता है तो कंपनी को इस ज्ञान को आसानी से समझने योग्य प्रारूप में संरचित यानी कि स्ट्रक्चर उसको दिया जाएगा और संग्रहित स्टोर किया जाएगा, उसकी आवश्यकता होती है। इसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्टोर किया जाना चाहिए जो आसानी से सुलभ भी हो लेकिन फिर भी सुरक्षित हो, कोई दूसरे से नुकसान ना पहुँचा सके। अब शेयरिंग नॉलेज, 6 नंबर का जो स्टेप है वो ज्ञान को साझा करना चाहिए। ज्ञान को ऑथराइज्ड पर्सन्स के द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में साझा करना चाहिए। यदि ज्ञान को सभी हितधारकों के बीच प्रभावी ढंग से साझा नहीं किया जाएगा, पर हितधारक कौन होते हैं, जिसका जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब जिसका हित होता है उसके अंदर, जो कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो पिछले सभी प्रयास निरर्थक साबित हो जाएंगे। इनके जितने भी पहले वाले 5 स्टेप है वो सारे बेकार हो जाएंगे अगर इसको शेयर ही नहीं किया गया। लास्ट क्या है, ज्ञान का उपयोग, यूटिलाइजिंग नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेप जो है वो है अर्जित ज्ञान का सही उपयोग करना। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो संगत सूचना होती है, इसकी तलाश करने वाले किसी भी कर्मचारी को सही जानकारी या ज्ञान तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रीजनल लॉजिस्टिक मैनेजर है, क्षेत्रीय रसद प्रबंधक है, जो इन्वेंट्री की देखरेख करता है, अपने उसे इन्वेंट्रीज के लिए तेज और कुशल तरीका वो खोज रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, अब वो ट्रायल एंड एरर पर, नए परीक्षण और त्रुटि पर समय बर्बाद करने की बजाय क्या करेगा, अन्य क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा किए गए सफल परीक्षणों को वो देख सकता है और उनकी विधि का अनुसरण कर सकता है। इससे समय की भी बचत होगी। यानी कि ओवरऑल क्या इसमें नॉलेज मैनेजमेंट में एक ही बात आती है आगे कि भाई गलतियों के दोहराव से बचा जाता है। देखो इसमें लाभ क्या होते हैं कि यह ना सहयोग को प्रोत्साहित करता है। एक ने कुछ रिसर्च करके एक नया ज्ञान निकाला, उसको डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो इसको अगर दूसरा यूज़ कर रहा है तो इससे जो है वो एनकरेज मिलता है, किसको, सहयोग को, कोऑपरेशन आता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तेज़ी से निर्णय लेने में सहायक होता है। अभी बताया ना कि ट्रायल एंड एरर नहीं होगा तो तेज़ी से निर्णय लिए जा सकते हैं, गलतियों के दोहराव को रोका जाता है, मौजूदा विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाता है, संकट के लिए तैयार करता है, इनोवेशन को, है ना, नए नए आइडियाज़ अगर आते हैं और वो अगर यूज़फुल होते हैं कंपनी के लिए तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, इसीलिए इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है और एम्प्लॉय टर्नओवर रेट को भी कम करता है। कर्मचारी अगर संतुष्ट होते हैं तो वो संस्था को छोड़कर नहीं जाते, तो टर्नओवर रेट अपने आप ही कम हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आपने पूरा देखा है वीडियो तो समझ में आ जाएंगे, और ठीक है, पेपर में 1-2 एक्स्ट्रा ही लिख के आओगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।